Hello everyone, I am back with the third lecture of our chapter, The Ailing Planet, Green Movement's Role. In the previous video, we have already discussed how green movement has changed the perception of the human race, of all the human beings, and it has compelled us to think about our do's and whereabouts, and the effect that we are causing, and the ill effects that how we are making the earth an ailing planet. Okay, and how we are affecting the consequences of our deeds is affecting the earth. किस तरीके से हमारे हमारा जो डेली एक्टिविटीज़ है, जो भी चीज़ें हम करते हैं, वो अर्थ को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, उनका नतीजा क्या है, और किस तरीके से इट इज़ मेकिंग अर्थ एन एलिंग प्लानट, और किस तरीके से वो अर्थ को एक बीमार प्लानट बना रहा है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड दिस आर्टिकल रिटन बाय नानी पालखीवाला इज़ कंपेलिंग द होल ह्यूमन रेस. ये एक मजबूर कर रहा है हम लोगों को, ह्यूमन रेस को, एक पूरे मानव जाति को ये सोचने पे कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू और वी शुड नॉट डू, द डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ये सारी चीज़ों को पे विवश कर रहा है हम लोग को सोचने पे कि इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें, सोचें, और किस तरीके से अब और अपने अर्थ को बीमार ना बनाएं, और कुछ कुछ चीज़ों पे किस तरीके से हम लोग को कंट्रोल लाने की ज़रूरत है. हाउ आर डेली एक्टिविटीज़ इज़ डिक्लाइनिंग द हेल्थ, इज़ रिजल्टिंग इन द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ. हमारा जो एक्टिविटीज़ है, जो चीज़ें हम करते हैं, वो किस तरीके से हमारे अर्थ का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको डे बाई डे डिक्लाइन कर रहा है, उसको ख़राब कर रहा है, बर्बाद करता जा रहा है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट इट इज़ ऑल्सो वी आर जस्ट अब्यूजिंग द प्लानट. ऑल राइट, वी आर एक्सप्लॉइटिंग इट. हम लोग इस तरीके से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि आने वाले जनरेशन को बिना ध्यान में रखते हुए कि what the earth that is we are using now in the present situation and what we are going to offer to our successors, कि क्या जो हम लोग अपने सक्सेसर जो होंगे, हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी, उनको हम लोग किस तरीके का अर्थ को ऑफ़र करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जबकि ये जो अर्थ है वी हैव रेंटेड इट. हम लोगों ने उन लोगों ने हम लोगों को इसको उधार दिया है रहने के लिए. ठीक है. और ये हम लोग जो अर्थ उनको प्रोवाइड करेंगे वो किस तरीके का होगा, क्या जो अभी सिनेरियो है अर्थ का, या जो कुछ साल पहले हम लोगों को जिस हालत में मिला था और हमने उसका जो नतीजा अभी किया है, और हम लोग अभी भी उस पर रुक नहीं रहे हैं, और आने वाले सिचुएशन में अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या जो अर्थ अभी हम लोगों के पास है, क्या हम लोग वो भी दे पाएंगे अपने सक्सेसर्स को. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है. एंड द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल इज़ कंपेलिंग अस टू think about it. वो हम लोग को सोचने पे मजबूर कर. and this green movement has changed the perception of all the human beings to think about it, to do something about it, and take some measures and steps to prevent it, to protect it, and to respect our mother nature. Now in the last video in the last video a person was there जो कि एक कम्युनिटी के थे जिनका नाम था मिस्टर LK झा, जो कि ब्रांडेड कमीशन कम्युनिटी के थे. ब्रांडेड कमीशन एक कम्युनिटी थी जिसको फॉर्म किया गया था इन सारी चीज़ों को लेकर के ही. ये एक इंटरनेशनल कमीशन था जो अपने में ही सम्मेलन करते थे, और ये लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते थे रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. तो एक कमिटी थी, लोगों का एक ग्रुप था जहाँ ये सारे डिस्कशंस होते थे. सवाल पूछे जाते थे इकोलॉजी पे. इकोलॉजी मतलब रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू बायोलॉजी, रिलेटेड टू कि अर्थ को कैसे बचाया जाए, वर्ल्ड को कैसे बचाया जाए, नेचर को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, मतलब एवरीथिंग इन द बेनिफिट ऑफ द अर्थ. इन सारी चीज़ों पे बातचीत की जाती थी. तो दैट कमीशन वाज नेम ब्रांडेड कमीशन. Alright, that commission was named branded commission. और इसके जो मेंबर थे वो इंडियन मेंबर थे जिनका नाम था मिस्टर LK झा.
वन ऑफ द मेंबर्स में से एक थे, जो बहुत सारे मेंबर्स में एक ये भी मेंबर थे जो कि इंडियन थे। और जो पहला रिपोर्ट आया था ब्रांडेड कमीशन की तरफ से, जो भी इन्होंने लिस्ट तैयार की होगी, जो भी रिपोर्ट तैयार किया होगा, जो भी रिजल्टेंट आया होगा, उसमें एक सवाल किया था इन्होंने सारे लोगों से, सारे ह्यूमन काइंड से, सारे ह्यूमन रेस से इन्होंने एक सवाल किया कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर, क्या हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या अर्थ छोड़ करके जाएंगे, कैसा अर्थ छोड़ करके जाएंगे। एक ऐसा स्कॉच्ड प्लैनेट, स्कॉच्ड मतलब घिसा हुआ पूरी तरीके से, जो कि रगड़ा हुआ, साफ़ सुथरा किया हुआ, जिसमें कुछ भी बचा हुआ ना हो, तो एक ऐसा प्लैनेट छोड़ करके जाएंगे जिसमें सिर्फ डेजर्ट एडवांस कर रहे हो। डेजर्ट मतलब चारों तरफ सिर्फ बढ़ते हुए रेगिस्तान नज़र आएंगे, पेड़ पौधों का नाम निशान नहीं होगा। इम्पोवरिश लैंडस्केप, इम्पोवरिश मतलब गरीबी। अभी लैंडस्केप हमारा बहुत रिच है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच है, यानी कि अलग अलग तरह के वेराइटीज़, और एग्रीकल्चर में हमारा कंट्री बहुत रिच है, हमारा अर्थ बहुत रिच है ना, चारों तरफ अलग अलग तरह की वेराइटीज़ हैं, है कि नहीं। कितने सारे स्पीशीज़ पाए जाते हैं, हर तरह के पेड़ पौधे हैं, हर एक बायोस्फीयर है, हमारे बायोस्फीयर में अलग अलग हर एक डोमेन प्रेजेंट है, जो भी नेसेसरी होता है लाइफ के लिए या लाइफ सस्टेन करने के लिए, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीज़ें हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट है। एयर, वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो भी चीज़ें बहुत रिच क्वांटिटी में हम अभी सब कुछ हमारे पास है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग इसको डिप्लीट कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी हरकतों से, डे बाय डे एक्टिविटीज़ से हम लोग इसको बिगाड़ रहे हैं, इसका स्तर गिरा रहे हैं, तो क्या हम लोग अपने आने वाले सक्सेसर्स को ये आगे बढ़ा पाएंगे, ये दे पाएंगे? तब तक तो जिस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तब तक तो उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ गरीब लैंडस्केप बचेगा। मतलब चारों तरफ लैंड तो होंगे, लेकिन वो इम्पोवरिश्ड होगा, गरीब होगा, उसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं होगा। एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और चारों तरफ का जो वातावरण होगा वो कैसा होगा, बीमार होगा, इतना हरा भरा और खुशहाल नहीं होगा, प्लेजेंट नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो एलिंग होगा। तो ये सवाल हम लोगों से वो करते हैं कि क्या हम लोग एक ऐसा प्लैनेट छोड़ के जाना चाहते हैं अपने सक्सेसर्स के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए? उसका जवाब ये हम लोगों के पास है और किसी के पास नहीं। इसका जवाब सिर्फ हम ही दे सकते हैं, क्योंकि ये सवाल हम लोग को खुद से करना चाहिए। नेक्स्ट, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन in his thoughtful book The Global Economic Prospects points out that the Earth's principal biological system are 4 fisheries, forest, grassland and croplands, and they form the foundation of global economic system. एक और नाम आता है सामने जो इसी कम्युनिटी के होंगे, इस कमीशन के होंगे, जिनका नाम है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन। तो ये एक किताब लिखते हैं और उस किताब का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। एक बहुत ही थॉटफुल बुक है वो। थॉटफुल का मतलब इसको पढ़ के आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा विचार करने वाली किताब है ये। तो उनका जो किताब है उसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। उसमें वो पॉइंट आउट करते हैं कि अर्थ का 4 डोमेन होता है, यानी अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम में जो मिल करके अर्थ इम्पॉर्टेंट, जो मिल करके अर्थ बनाता है, इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम है। वो क्या क्या है? सबसे पहले फिशरीज हैं, यानी कि वाटर सिस्टम, देन फॉरेस्ट जहाँ जानवर रहते हैं, देन ग्रासलैंड खेत, फील्ड जहाँ खेती होती है, और लास्ट इज क्रॉपलैंड, क्रॉपलैंड में खेती होती है, और ग्रासलैंड जो जगह हुआ, जो फील्ड हुआ, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग घर बना सकते हैं, जिस जगह पे लोग बसेरा कर सकते हैं, तो वो ग्रासलैंड हुआ, क्योंकि उसी को क्लियर करके लो। तो ये इम्पॉर्टेंट जो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, प्लेन्स, पेनिनसुला, वो सब ये इसमें आता है। क्रॉपलैंड में फिर जो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड हम लोग यूज़ करते हैं वो, फॉरेस्ट जहाँ पे ज़्यादातर हम लोग को रॉ मटेरियल जहाँ से मिलता है, और फिशरीज़ जो हमारा एक्वेटिक लाइफ हो गया वो हो गया, ठीक है।
तो ये जो चार है ये इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम है, सब तो एक दूसरे से जुड़ा ही है, देखा जाए तो सारे के सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है, ठीक है। तो यही चारों मिल करके मेनली हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को, अर्थ को बनाता है। ये किसने बोला है? ऐसा मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपने किताब में बोला है, जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। इनके हिसाब से ये जो चार जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये हमारे पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम का, हमारे अर्थ का, ग्लोबल सिस्टम का क्या है? फाउंडेशन है, नींव है। मतलब पूरा जो अर्थ है वो यही चारों संभाले हुए हैं, यही चार नींव है, बाकी सारे क्या हैं? सेकेंडरी हैं, प्राइमरी ये सारे हैं। यहीं से जो ह्यूमन है, ह्यूमन या जो लाइफ जितनी भी चल रही है वो इन्हीं पे, चारों पे डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली जो फिशरीज़ है वहाँ पे आपका पूरा एक्वेटिक लाइफ डिपेंड होता है, फॉरेस्ट पे हमारा पूरा टेरेस्ट्रियल लाइफ डिपेंड होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड लाइफ, जंगल, एनिमल्स जितने भी लैंड में रहते हैं वो सारे फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट हैं। हम लोग खुद भी बहुत सारी चीज़ों के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। फिर क्रॉप लैंड, जितने भी फर्टाइल लैंड हैं अगर वो नहीं होंगे, ग्रास लैंड ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा ग्रास लैंड फर्टाइल हो, ठीक है, क्योंकि हर ग्रासलैंड में खेती नहीं की जा सकती है। ग्रासलैंड का मतलब होता है दूर दूर तक खाली ज़मीन जहाँ पे घास फूस होता है, लेकिन क्रॉपलैंड जो होता है वो उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है लैंड। इसका जो सॉइल होता है वो बहुत रिच क्वालिटी का होता है, तो अलग अलग तरह के क्रॉप्स का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा सकता है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है, तो वैसे लैंड को क्रॉपलैंड कहते हैं। तो हमारे मेन खाने पीने का सोर्स, जिंदा रहने का, छत, कपड़ा, मकान सब जो है यहीं से है, ठीक है। यही चारों हमारे पूरे बायोलॉजिकल, पूरे ग्लोबल सिस्टम के का नींव है, फाउंडेशन है, बेस है, ठीक है। ये लेस्टर आर ब्राउन के हिसाब से उनकी बात को बताई जा रही है, ठीक है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दीज फोर सिस्टम provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये जो चारों ऐसे हैं, खाना तो देते ही हैं, हम लोग फिश भी खाते हैं, फॉरेस्ट मीट भी खाते हैं, फिर क्रॉप प्लांट से हम लोग अपना जितने भी अनाज सब्जियां मिलती हैं हम लोग को वो सब खाते हैं, और ग्रासलैंड में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो चारों हैं ये हमारे खाने के अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी बाकी की हमारी ज़रूरतें हैं वो कौन पूरा कर रहा है? यही चारों, ठीक है। खाना तो ये हम लोग को दे ही रहे हैं। अब आप सपोज़ चप्पल पहन रहे हो, जूता पहन रहे हो, तो रबर कहाँ से आ रहा है? फॉरेस्ट से आ रहा है, ठीक है। सब्जियां खा रहे हो, कहाँ से आ रहा है? यहाँ। कॉटन कपड़े पहन रहे हो तो कॉटन कहाँ से आ रहा है? क्रॉपलैंड से आ रहा है। तो जितनी भी फैक्ट्री आप इस्टेब्लिश कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो? ग्रासलैंड में कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर तरीके से इंसान का चार बेसिक नीड्स है जिसको वो पूरा कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स फैक्ट्रीज़ को जाते हैं वो भी इन्हीं में से आते हैं, जैसे कॉटन बताया मैंने, रबर बताया, ठीक है, फॉरेस्ट में से ही रबर निकल रहा है, टिम्बर निकल रहा है, जितने भी आपके वुड की चीज़ें बन रही हैं तो फॉरेस्ट को मतलब फैक्ट्री को सप्लाई कहाँ से मिल रहा है? फॉरेस्ट से मिल रहा है। तो इसी तरीके से ये हम लोग को छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्रीज़ को भी सप्लाई करते हैं। दूसरी चीज़, एक्सेप्ट मिनरल्स हम लोग को इन चारों में से नहीं मिलता है। मिनरल हम लोग को धरती के अंदर से मिलता है, यानी कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे ओर है, वहीं से हम लोगों को ये सारे जो मिनरल्स होते हैं वो वहाँ से मिलते हैं, सॉइल के नीचे से। फिर पेट्रोलियम हम लोग को समंदर में से मिलता है, ठीक है। जो समंदर में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराने फॉसिल होते हैं उनसे पेट्रोलियम बनता है, तो वो वहाँ से मिलते हैं। तो मिनरल और पेट्रोलियम डिराइव जो चीज़ें होती हैं उनको छोड़ करके बाकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हम लोग को ये चारों एक बायोलॉजिकल सिस्टम से ही हम लोग को मिलता है, ह्यूमन बींग को। In large areas of world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. अब ये तो इतने दूर समझ में आया कि ये जो चार बायोलॉजिकल सिस्टम है हम लोग को सप्लाई कर रहा है, सब कुछ है, ठीक है, किस तरीके से हर एक चीज़ें हम लोग को इनसे मिल रही हैं, कुछ भी इसमें हमारा अपना नहीं है, कुछ भी नहीं। बात आती है कि कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अब कंप्लेन कर रही हैं मतलब
एक रिपोर्ट दे रही हैं या कहीं कहीं से शिकायत आ रही है, इस तरीके की शिकायत कि बहुत सारे एरियाज ऑफ वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे हिस्से अब नज़र आ रहे हैं जहाँ ये सारे जो 4 हैं बायोलॉजिकल सिस्टम, ये अभी प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्यूचर का तो छोड़ ही दो, अनसस्टेन हो गए हैं ये। मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या था कि अभी की ज़रूरतों को पूरा करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वो फ्यूचर के लिए कम ना पड़े, ठीक है। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे एरियाज ऑफ वर्ल्ड हैं, दुनिया के ऐसे बहुत सारे कोने में से शिकायतें आ रही हैं या रिपोर्ट ऐसा आ रहा है कि अब ये सब हम लोगों को भरपूर मात्रा में प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। इसका रीज़न कौन है? खुद ह्यूमन बीइंग है। और वो कंप्लेन किसको कर रहा है? ह्यूमन बीइंग को ही कर रहा है, जिसका कोई उपाय ह्यूमन बीइंग को ही निकालना है, लेकिन वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है, वो सोल्यूशन चाहता है, ह्यूमन बीइंग मेहनत नहीं करना चाह रहा है। जैसे कि मुंबई को देख लेते हैं, तो मुंबई में आप एक जो पर्टिकुलर टाउन वाला एरिया है ना मुंबई का, मुंबई कंट्री नहीं है, मुंबई स्टेट है। सोचो मैं एक कंट्री के एक छोटे से स्टेट का बात कर रही हूँ, ठीक है, कि एक छोटा सा एक ऐसा जगह जो इतना पॉपुलेटेड है, इतना पॉपुलेटेड है कि वहाँ आपको एक सिंगल पेड़ नहीं नज़र आएगा, बहुत ढूंढने पे बहुत मुश्किल से आपको पेड़ पौधा नज़र आ रहा है। दिल्ली देख लो, ठीक है, दिल्ली में तो फिर भी कुछ पेड़ पौधे नज़र आ जाते हैं, फिर भी वो जगह कितना पॉपुलेटेड है, तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, ढंग का क्लियर ऑक्सीजन नहीं है, सांस लेने लायक ऑक्सीजन नहीं है, सब पोल्यूटेड है। किस वजह से? वहाँ बहुत ज़्यादा फॉग है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्मोक है। तो ये सब क्या हो रहा है? फैक्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है। तो ऑक्सीजन एक रिसोर्स है, विंड एनर्जी, तो वो विंड तो मिल रहा है, लेकिन सही मात्रा में जो फ्रेश ऑक्सीजन होता है वो उन लोग को नहीं मिल पा रहा है। यानी कि अभी जो प्रेजेंट का जो नीड है उन लोगों का, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उन लोगों ने एनवायरनमेंट को वैसा छोड़ा ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हो गए हैं जहाँ पे पेड़ डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो गया है, वो इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया है कि अब वहाँ पे लैंड नहीं है, अब वहाँ पे और पॉपुलेशन का जगह ही नहीं है। इसलिए बिल्डिंग्स को टॉल किया जा रहा है, क्योंकि बिल्डिंग बिठाने का जगह नहीं है, बिल्डिंग को ऊंचा करो, लेकिन वो भी एक टाइम के बाद जा कर के वो भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो भी उसको होल्ड नहीं कर पाएगा उतना अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एक बिल्डिंग, ठीक है। तो इतना सब चीज़ का रीज़न क्या है? सब चीज़ का रिजल्टेंट क्या है? ओवर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि ज़रूरतें बढ़ रही हैं और चीज़ें कम होती जा रही है, रिसोर्स कम होता जा रहा है। तो ये अनसस्टेन हो गया है कि उसको पूरा कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे एरियाज ऑफ वर्ल्ड में, दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे अभी से ही ये चीज़ें जो है वो कम पड़ती जा रही हैं। अ पॉइंट वेयर द प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, और इनका जो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि ये सारे नेचुरल चीज़ें हैं, ये अर्थ ही इनको प्रोड्यूस करता है, अर्थ ही इनको बनाता है। आप सिस्टमैटिकली या आर्टिफिशियली आप कितना भी इसको बना लोगे, वो इस मात्रा में, जिस मात्रा में अर्थ आपको प्रोवाइड कर पा रहा था, अभी ही देखो धरती पे कितना ऑक्सीजन था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर पहले के हिसाब से जितने पेड़ पौधे थे तो शायद ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं होता, लेकिन अगर अर्थ की बात थी तो कभी सुना है आपने कि हाँ ऑक्सीजन कम हो गया, अर्थ पे ऑक्सीजन सांस नहीं ले पा रहे? पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब पूरी तरीके से हरियाली थी, इतने कार और इतने बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थे, तो ऑक्सीजन का कमी होने का तो कोई कभी चांस ही नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन ह्यूमन कितनी भी कोशिश कर ले, नेचर का मुकाबला नहीं कर सकता है। जब कोविड आया तो ह्यूमन बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहा था, फिर भी ऑक्सीजन के सप्लाई को वो पूरा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो वो बहुत मेहनत की, उसने पूरे जी जान लगा दिया सारे ह्यूमन काइंड ने, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन के नीड्स को वो क्या कर पाया? पूरा नहीं कर पाया। बहुत हद तक वह कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। तो ह्यूमन कितनी भी कोशिश कर ले, वो नेचर वाला कंपैरिजन ह्यूमन नहीं कर सकता है। उस जिस मात्रा में नेचर एनवायरनमेंट हम लोग को चीज़ें सप्लाई कर सकता है, उस मात्रा में ह्यूमन बीइंग
ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है एक बार में। एक फैक्ट्री में आप पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए चीज़ों को नहीं सप्लाई कर सकते, लेकिन अर्थ पूरे वर्ल्ड में अनबायस्ड होकर के चीज़ों को इक्वली सप्लाई कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, इंसान भूलता जा रहा था, और अब नतीजा ये है कि ये प्रोडक्टिविटी को इम्पेयर्ड हो गई है, मतलब अब अपंग हो गया है। अब अर्थ में उतनी ताकत नहीं रही, क्योंकि अर्थ को हमने अपाहिज बना दिया है, और अब इसका ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हो रही है धीरे 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 घटती जा रही है, कि ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारी ऐसी जगह पे हो गया है कि पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, लोगों को एकदम क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी में पानी दिया जाता है कि आपको इतना ही यूज़ करना है पूरे दिन में, ठीक है। उसके बाद अगर आपका पानी ख़त्म हो जाता है तो शायद ख़रीदने पे भी बहुत सारी कंट्रीज़ में पानी नहीं मिलता है। तो सिचुएशन ऐसी है, और यहाँ पे पानी बर्बाद किए नहीं रुक रहे हैं लोग अभी भी, कि पानी बर्बाद हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन उस कंट्री को ये जानते हुए कि ऐसा है, सुन रहे हैं, न्यूज़ सामने में चल रहा है, वहाँ पे यही न्यूज़ चल रहा है कि कंट्री में ड्रॉट आ गया है, पानी नहीं मिल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, या लोगों को सप्लाई ख़त्म हो गया है पानी का, एक ही टाइम पानी आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, सामने में न्यूज़ चल रहा है। यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं, नल खोल करके नल में पानी बह रहा है और यहाँ ब्रश कर रहे हैं और उधर टीवी देख रहे हैं। तो नतीजा ये तो स्थिति है, ठीक है, और ये रियलिटी है कि इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इस तरीके से रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और ये हर दूसरे घर में हो रहा है। हर दूसरे घर में कोई ना कोई रिसोर्स किसी ना किसी तरीके से उसको बर्बाद किया जा रहा है, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बिना ये ध्यान में रखते हुए कि हम लोग को उस चीज़ को, एक एक बूंद को किस तरीके से बचाना है। हर दिन हम लोग पोस्टर लेकर के हर दूसरे दिन खड़े हो जाते हैं, कभी अर्थ डे आता है, कभी वाटर डे आता है, कभी एनवायरनमेंट डे आता है, हम लोग पोस्टर लेकर के खड़े हो जाते हैं, सेव अर्थ, सेव प्लैनेट, प्लांट ट्रीज, सेव वाटर। लेकिन जब करने की बात आती है तो उस पर किसी का भी कोई भी ध्यान नहीं है। वो कौन करेगा? सेव वाटर जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है? प्लांट ट्रीज जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है? आप दूसरे को मैसेज दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? जिसने वो पोस्टर जो लेकर के खड़ा है उसने खुद एक प्लांट नहीं लगाया होगा, बस वो पोस्टर में बना दिया है, लेकर के वो खड़ा हो गया है, लेकिन वो उसको अपनी तरफ घुमा करके उसको 10 बार पढ़ना चाहिए और उसके दिमाग में आनी चाहिए कि मुझे आज से पानी बचाना है और मुझे वहाँ प्लांट लगाना है, या 2 दिन या प्लांट लगा देना है। 2 प्लांट भी मेरे नाम का होना चाहिए, मेरे हिस्से होना चाहिए कि मैं भी 2 प्लांट लगाऊँ अपने हाथों से। लेकिन ये कोई नहीं कर रहा है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब भूल रहे हैं, अपनी ड्यूटी पे कोई अमल नहीं करना चाहता है, बस लोग दूसरे पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोपते जा रहे हैं। ठीक है, पता सबको है कि क्या क्या विपत्तियां आने वाली हैं, क्या क्या डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या खराबी हो सकता है अर्थ के साथ और हमारे साथ आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक वो सिनेरियो एकदम वर्स्ट नहीं हो जाता है, एकदम ही वर्स्ट नहीं हो जाता है, तब तक उस चीज़ को नहीं करना है। जैसे कोविड का ही ले लेते हैं टाइम, कि कोविड के टाइम पे जब तक एकदम एक्सट्रीम नहीं हो गया था, जब तक अपने घर तक बात नहीं आ गई थी, तब तक लोगों को मास्क का वैल्यू नहीं समझ में आया था, और शायद तब तक भी नहीं आया था। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ पे लोग मास्क नहीं लगाना चाहते थे, या उसको कुछ और ही समझ रहे थे, या खुद को बहुत ज़्यादा पहलवान समझ रहे थे, आई डोंट नो। लेकिन जब तक सिचुएशन, जो सिनेरियो एकदम ख़राब नहीं हो गया था, तब तक लोगों ने ना मास्क का वैल्यू समझा, ना सोशल डिस्टेंसिंग का वैल्यू समझा, ना हैंड वॉश का वैल्यू समझा। तो चीज़ें, ये टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक केस बहुत बुरा नहीं हो जाता है तब तक उस चीज़ का रेलेवेंस नहीं समझना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलर्ट होने से ये वाला बात अप्लाई ही नहीं होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये चीज़ें हम लोग अभी से, प्रिवेंशन हम लोग देख ही नहीं रहे, हम लोग सब क्योर पे ध्यान दे रहे हैं कि पहले क्योर बना लो। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल सब चीज़ रेडी करने पे लगा हुआ है, लेकिन 2 पेड़ नहीं लगा सकते हम लोग, बचा नहीं सकते उस जगह को, या जहाँ जो चीज़ें ऑलरेडी हैं उनको बचाने की बजाय हम लोग फैक्ट्रीज, रोबोट्स और क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि रोबोट हम लोग को ऑक्सीजन ला करके नहीं देगा अगर सारे प्लांट्स कट जाते हैं तो। ठीक है, रोबोट तो हम बना दे रहे हैं, उस पर लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान दे रहे कि वो जो रोबोट है वो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं देगा, वो हम लोग को सनलाइट नहीं देगा, वो हम लोग को वाटर नहीं दे देगा, वाटर तो थोड़ी बना पाएगा वो। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसा आएगा जो ये नेचुरल रिसोर्स का वैल्यू नेचुरल रिसोर्स वाला ही रहेगा, उसके कंपैरिजन में दूसरा कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं आ सकता है।
सो दिस इज गोइंग टू बी द सिनेरियो, और ये चीज़ समझनी होगी हर एक ह्यूमन बीइंग को. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate. जब ऐसा हो जाएगा कि प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, अनसस्टेन हो गया है. अनसस्टेन का मतलब अभी के ही काम, अभी ही नीड पूरा नहीं हो पा रहा है तो फ्यूचर के लिए तो छोड़ ही दो. तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसे कंप्लेन कर ही रही हैं. अब क्या होगा कि कुछ समय ऐसा आएगा कि हर जगह जगह का ये कहानी बन जाएगा. तब क्या होगा कि फिशरीज कोलैप्स हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल ही फिशरीज बंद हो जाएगा. जितने भी मछलियाँ हैं, मछलियों का यानी कि एक्वेटिक लाइफ है जहाँ से हम लोग को फिशरीज मिलता है, मतलब मछलियाँ मिलती हैं, या लेक, पॉन्ड, रिवर्स, ये सब तो पोल्यूट कर दे रहे हैं हम लोग. कुछ भी बचा नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा. फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएगा. कहीं पे दूर दूर तक आपको फॉरेस्ट नहीं नज़र आएगा, क्योंकि हम लोग इस मात्रा में पेड़ काट रहे हैं, इस स्पीड से हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि फॉरेस्ट नाम का चीज़ नहीं होगा. सारा का सारा सिर्फ लैंड नज़र आएगा. ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स. ग्रासलैंड जो होगा वो बैरन, बंजर ज़मीन दिखाई देगी आपको. ठीक है, चारों तरफ वेस्टलैंड नज़र आएगा, सिर्फ जहाँ पे कचड़े डंप दिखाई देंगे आपको. और क्रॉपलैंड्स डिटोरिएट हो जाएगा. क्रॉपलैंड जो होगा जहाँ पे अच्छी खासी खेती हो सकती है, वो घटते 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 ख़त्म हो जाएगी. डिटेरिएट का मतलब होता है पूरी तरीके से कम हो जाना, घट जाना, ख़त्म हो जाना. तो ये क्यों हो रहा है? ये हमारे हरकतों की वजह से, ह्यूमन बींग्स का हर एक बैड डीड्स के वजह से. जितनी भी करनी है हमारी, जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, अर्थ को बर्बादी की ओर लेकर के जा रहा है. और ये चीज़ हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है. बैरन का मतलब बंजर. ठीक है, BARREN. देन डिटोरिएट का मतलब घट जाना, ख़त्म हो जाना, पूरी तरीके से नष्ट हो जाना. In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. अच्छा, फिशरीज क्यों ख़त्म हो जाएंगी? क्योंकि जो फिश हैं वो लोग ज़्यादातर, हम लोग देखो समंदर वगैरह में फ्रेश वाटर जो होता है ना, जो सॉल्टी वाटर नहीं होता है, उनकी मछलियों को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. यानी कि जो फ्रेश वाटर जैसे लेक्स, पॉन्ड, तालाब, झील, ये सब में जो मछलियाँ पाई जाती हैं, तो इस प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड में, यानी कि फ़िश में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है. तो हम लोग जितने ह्यूमन बीइंग हैं उनके डे टू डे लाइफ का डाइट बन चुका है फ़िश. ठीक है, और इस मात्रा में फ़िश का कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने हर एक फ्रेश वाटर सोर्स को, यानी कि ताज़े पानी वाला जितना भी सोर्सेज ऑफ वाटर है, उसको हमने क्या बना दिया है? फैक्ट्री बना दिया है. ठीक है, यानी कि उसमें हम लोग अपना प्रोडक्शन फ़िश का इतना ज़्यादा कर रहे हैं और इतना ज़्यादा उसमें फिशरीज़ कर दिए हैं, मछली पालन कर दिए हैं कि पानी तो पूरी तरीके से गंदा हो ही गया है. वो अब दोबारा फ़िश के यूज़ होने लायक नहीं है. अब उसमें पानी कहाँ से आएगा? तो या तो बारिश होगी तब आएगा, लेकिन बारिश होने के लिए पेड़ पौधों का होना ज़रूरी है, जिससे इवेपोरेशन होगा. इवेपोरेशन के बाद क्लाउड में पानी जमेगा, फिर ड्रॉपलेट बन करके पानी गिरेगा. लेकिन पौधा कहाँ है? पौधे तो हैं नहीं. ठीक है, और जो सॉल्ट वाटर और ये सब है, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बारिश का नामो निशान नहीं रहा है. बारिश होती भी है तो इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कि या तो फ्लड आ जाता है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बर्बाद हो जाती हैं. तो हर एक चीज़ जो है वो क्या हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है, नतीजा ही सबका ख़राब हो जा रहा है. तो फिशरीज़ क्या हो गई है कि इंसान इतना ज़्यादा प्रोटीन कंजम्पशन करने लगा, इतना ज़्यादा फ़िश का कंजम्पशन करने लगा है कि ओवर फिशिंग बहुत कॉमन हो गया है. मतलब एक मात्रा में पहले फ़िशिंग होती थी, मछली को पकड़ी जाती थी, अब पकड़ा जाता था. अब क्या हो रहा है कि फ़िशिंग बहुत ज़्यादा बेचने के पर्पज़ से, घर में रखने के पर्पज़ से, आप ट्रेडिंग करने के पर्पज़ से,
इधर उधर भेजने के पर्पस से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के पर्पस से और कंजम्पशन के पर्पस से भी ओवर फिशिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, मछली पकड़ने इतना ज़्यादा हो गया है कि फिशरीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, कम होता जा रहा है, ये भी इसका ये मात्रा धीरे धीरे घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन बीइंग है वो एक तरीके से समझो मॉन्स्टर हो गया है। ठीक है, कि हम लोग इतने भूखे हैं प्रोटीन के लिए कि समझ में नहीं आ रहा है, बस कंज्यूम करते जा रहे हैं, उसको बचाने का कोई उपाय करना है, क्या तरीका है, कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो एक सिस्टम को तो हमने वैसे ही खा के ख़त्म कर दिया है। दूसरी चीज़, इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड। जो बहुत गरीब कंट्री है वहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट को इस मात्रा में काटा जा रहा है। डेसिमेट मतलब घटाना, डेसिमेट का मतलब घटाना। ठीक है, तो जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है वो होता है फॉरेस्ट। ठीक है, जलावन के लिए लकड़ी चाहिए, फॉरेस्ट में चले जाओ। पत्ता बेचना है, पत्ते से कुछ बनाना है, बास्केट बना रहे हैं, लकड़ी का कुछ और बना ले रहे हैं, गाड़ी बना लिए, कार्ट बना लिए, बैलगाड़ी, कोई भी कुछ भी, तो सब चीज़ में लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। घर बना रहे हैं तो खुद ही लकड़ी काट कर। तो पुअर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट को इस तरीके से, जो लोकल फॉरेस्ट है उसको इस तरीके से काट के यूज़ किया जा रहा है कि फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, सबसे ज़्यादा तो लकड़ी खाना बनाने के लिए जमा करने के लिए, तो फायरवुड के लिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कट रहे हैं। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. कुछ कंट्रीज तो ऐसी हो गई है ना कि जहाँ पे फायरवुड, पतीले में क्या पक रहा है ना वो उतना महंगा नहीं है जितना कि पतीले के नीचे जो जा रहा है वो ज़्यादा महंगा है। यानी कि फायरवुड इतना महंगा हो चुका है वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में फायरवुड। अब यहीं पे देख लो ना, आपको कोयला जल्दी कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। आप लकड़ी ढूंढ लो कभी पिकनिक वगैरह में जलाने वगाने के लिए, तो आपको जल्दी लकड़ी नहीं मिलेगा काटने के लिए, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। जितने का आपका खाना हांडी में नहीं बन रहा होगा उससे ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा वो फायरवुड। ठीक है, तो ये तो नतीजा है, ये तो स्थिति हम लोगों ने बना कर रखी है। ठीक है, तो व्हाट गोज अंडर द पॉट, पॉट के अंदर क्या पक रहा है वो उतना महंगा नहीं है जितना पॉट के जो नीचे जो चीज़ जा रही है, यानी कि जलावन का जो लकड़ी है वो ज़्यादा महंगा है। ठीक है, सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, और इसी वजह से जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो पावर हाउस होता था पहले, या ऐसा माना जाता था कि पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन है। मतलब जितनी भी चीज़ें चल रही हैं या चीज़ें इवॉल्व होती हैं तो उसका पावर हाउस होता है, क्योंकि सब चीज़ हम लोग को तो यहीं से मिलता है। हर एक चीज़ का बदलाव का कारण क्या है, सोर्स यहाँ से मिल रहा है, तभी तो नया नया दिमाग आ रहा है, नई नई चीज़ें, क्रिएटिविटी आ रही है लोगों में और उस चीज़ को बना पा रहे हैं। आपके पास मान लो मटेरियल ही नहीं रहेगा तो आप क्रिएटिविटी ला के करोगे क्या? आपके पास बहुत दिमाग है, आपके पास मटेरियल ही नहीं है तो आप बनाओगे क्या? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट से हम लोग को सारा रॉ मटेरियल पावर हाउस है, ये यहाँ से सब कुछ मिल जा रहा है, तो एवोल्यूशन भी ईजी हो जा रहा है। ठीक है, several species of life face extinction as a result of its destruction. तो डॉक्टर मेयर्स एक आदमी हैं जिनका नाम इसमें मेंशन किया गया है, वो बोलते हैं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन माना जाता है, और ये पावर हाउस अब क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और इसकी वजह से, क्योंकि देखो यहाँ ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है वो इतना रिच फॉरेस्ट है कि यहाँ पे आपको इतने तरह के वुड्स मिलेंगे। सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ अगर कहीं मिलता है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ये जगह इतना घना होता है, यहाँ एक एक छोटा छोटा घास भी जो होता है ना वो बहुत, समझो कोई जड़ी बूटी है, कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखता है वो, और वहाँ इतनी वैरायटीज़ हैं तो इसीलिए उसको पावर हाउस बोला जाता है कि हर एक चीज़ में कोई ना कोई प्रॉपर्टी है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, जो बहुत रेयर है, जो बहुत बहुत रिच है क्वालिटी में। ठीक है, तो इस वजह से अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कटता जा रहा है तो चीज़ें क्या होती है, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। जो चीज़ मान लो सिर्फ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलती थी अब इधर नहीं ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वो क्या हो गया, वो फॉरेस्ट कटने की वजह से वो तो ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। अब शायद उसको पढ़ा भी नहीं गया होगा, या एक ही बार पढ़ा गया होगा तो दूसरी जगह पाया नहीं जाता है, तो वो एक्सटिंक्ट हो गया, यानी कि अब वो रेयर है,
या पाया नहीं जाएगा या ख़त्म हो गया, एक समय था जब पाया जाता था। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। आप जब पढ़ोगे, आपने बहुत सारी ऐसी किताब में पढ़ा होगा कि एक ये जानवर था जो था एक रेड पैंडा। रेड पैंडा पहले पाया जाता था, वो एक्सटिंक्ट हो गया। फिर एक और आई डोंट रिमेंबर, एक कोई फ्रॉग था वो, लेट मी नेम सम, हमारा जो टाइगर है, एशियाटिक लायन और हमारा वाइट टाइगर, ये सब भी एक्सटिंक्शन के ही कगार पे हैं। ये सब भी अब बहुत ज़्यादा पाए नहीं जाते। धीरे धीरे जैसे जैसे फॉरेस्ट कटता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, ये सब क्या हो गया, रेयर होते जा रहे हैं। अब इनका मिलना मुश्किल है, जो ही एक दो बचे हुए हैं वही सब, ठीक है। और जैसे डोडो नाम का एक पक्षी है, वो एक्सटिंक्ट हो गया है। फिर आपका गोल्डन टोड, हाँ मैंने बोला ना, एक वो मेंढक, ठीक है। तो गोल्डन टोड, गोल्डन कलर का वो मेंढक होता था, वो पहले पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता, वो एक्सटिंक्ट हो गया है। तो ये सब एक्सटिंक्ट क्यों होते जा रहे हैं, इनका रीज़न क्या, इन्हीं सब तबाही का इनका कारण है। जो फॉरेस्ट का जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरीके से फॉरेस्ट का विनाश हो रहा है, इसको काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है किसी भी चीज़ के लिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो इस्टेब्लिश होते हैं, जो उनका फाउंडेशन होता है, सब पहले लकड़ी पे तैयार होता है। तो उसके लिए बहुत मात्रा में लकड़ी को काटा जाता है। आप बहुत सारे ऐसे मूवीज़ देख रहे होंगे, अभी आ रहा है जिसमें जो वुड होता है, अलग अलग तरह का वुड का तस्करी किया जाता है, उसको बेचते हैं लोग, स्मगलिंग करते हैं, ले जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत महंगे दाम पे बेचते हैं। तो ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है कि वो जो कट गया वो कितना कीमती था। जो उसका आप कीमत ले रहे हैं, वो उसका कीमत है ही नहीं एक्चुअली, वो उतना सस्ता है ही नहीं। अगर आप करोड़ रुपए में भी अगर एक पेड़ को बेच रहे हैं, तो वो एक्चुअली उसका कीमत नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ आपने काट दी उसको 1000 साल लगे थे उतना बड़ा होने में। तो वो 1000 साल में सिर्फ उसका करोड़ रुपए कीमत होना, ये कोई वर्थ नहीं है उसका। और वो जो चीज़ हम लोग खो दे रहे हैं, वो हम लोग, एक पौधा अगर हम लोग उसके बदले लगा भी देते हैं, तो वो जो क्वालिटी, जो प्रॉपर्टीज़ उस पेड़ में थी जो कट गया, वो छोटा वाला पौधा, उसको 1000 साल लग जाएंगे उसी सेम क्वालिटी और प्रॉपर्टी में आने में, ठीक है। ये बात को समझने में इंसान पीछे रह जा रहा है हर बार। और हम लोग जो सामने है उसको तो काट ही दिए, वो तो ख़त्म हो ही गया। एक पेड़ ऐसा माना जाता है कि 50,000 स्पीशीज़ समथिंग को शेल्टर देता है, ठीक है, एक बड़ा घना पुराना पेड़, ठीक है। लेकिन हम लोग जब उसको काटते हैं तो वो उसका पूरा घर, उस जितने स्पीशीज़ थे सबका घर उजड़ जाता है, फिर उसको वहाँ रहने के लिए दूसरी जगह नहीं मिलता है, वो अपने पार्टनर्स के साथ नहीं रह पाते हैं, उस वजह से उनका एक्सटिंक्शन हो जाता है, वो पूरा का पूरा प्रजाति ही ख़त्म हो जाता है। जैसे टाइगर्स इतने ज़्यादा कम क्यों हो गए, क्योंकि फॉरेस्ट, वो टाइगर्स को हमेशा से आदत है घने जंगल में रहने की। अब क्या किया हम लोग उसको वहाँ से निकाल करके कहाँ ले गए हैं, रिजर्वायर्स में ले गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले गए हैं, ज़ू में ले गए हैं, जहाँ पिंजरे में वो रह रहा है। वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। वो हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, एक एक्चुअली जहाँ पे रहना, जहाँ उसका घर है, जहाँ उसको मन लगता है रहने में, वहाँ से उसको निकाल करके उसके पार्टनर्स, उसकी फैमिली के साथ हटा करके आप उसको एक आर्टिफिशियल हैबिटेट में, ज़बरदस्ती का बनाया गया घर में आप उसको ठूस दे रहे हो, आप रहने पर उसको मजबूर कर दे रहे हो, तो वो वहाँ कितने देर सर्वाइव करेगा, उसका ज़िंदगी लाइफ स्पैन वैसे ही आधा हो जाता है। और फिर वो अपने पार्टनर के साथ नहीं रह पाता है, एक को वहाँ रखा गया, एक को वहाँ रखा गया, उस वजह से उसका प्रॉपर, उसका नेचर है हंट करके खाना, और आप उसको इतना टुकड़ा सा ला करके मांस दे रहे हो, आप समझ रहे हो कि उसका डाइट खत्म, उतना ही पूरा हो गया। आप कितना भी पढ़ लिए, उसके ऊपर पूरी स्टडी कर लिए कि उसको इतना खाना इतने टाइम पे मिलना चाहिए, आप वो बोल नहीं सकते, आप उसके नेचर को नहीं जान सकते। आप कितनी भी स्टडी कर लो, आप उसके नेचर को नहीं जान सकते हो जब तक वो आप सामने से बोलेगा नहीं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, उसका वो नेचर है हंट करके खाना, आपने उसका वही एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी ताकत को छीन लिया, और वो ताकत जब छिन गई तो उसका, एक इंसान तो वैसे ही अपाहिज हो गया। अगर एक इंसान में से उसके हुनर को छीन लिया जाए तो वो तो वैसे ही अपाहिज हो जाता है, भले आप उसको खाना पीना, स्लाइन, सोना चांदी सब दे दो, जिंदा रख लो स्लाइन चढ़ा चढ़ा के,
ठीक है, लेकिन वो जिंदा है, बस मूर्ति है, वो बस जिंदा है, अदरवाइज वो जी नहीं रहा है। उसी तरीके से वो जानवर जिसका कैरेक्टरिस्टिक है हंट करके खाना, आपने उसका मेन जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है, उसका फियर्सनेस, वो आप ख़त्म कर दिया आपने। वो टाइगर क्यों जाना था कि वो बहुत फेरोशियस होता है, बहुत भयंकर होता है, डरावना होता है। अब टाइगर्स को देख के डर नहीं लगता है, क्योंकि वो पता है मुझे वो पिंजरे में है, वो वहीं अंदर है, वो हम लोग को कुछ करेगा नहीं। जैसे पहले लोग जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि टाइगर है वहाँ, लायन रहता है वहाँ। क्यों? अब हमने तो उनके उसके नेचर को ही छीन लिया। तो सबसे बड़े मॉन्स्टर कौन है? ह्यूमन बीइंग। इसलिए तो इंसान को ये सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल बोला गया है। थिंक अबाउट इट, विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।